यस, कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके प्लीज बात बता दीजिए मेरे को। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स और रेजिस्टिविटी, उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और उसके बाद आज का हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काफी बीच में ज्वाइन किया है, तो उनको चिंता करने वाली बात नहीं है। जो हमने पीछे पढ़ा दिया है वो भी आपका कवर अप करेंगे, प्लस स्टिल आपको आज से जो पढ़ाएंगे उसमें आपको समझना जरूरी। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट आता है क्लास के बाद भी आप मेरे को पूछ सकते हो। अनम्यूटिंग ऑफ है, एक सेकंड बच्चा मैं चेक करता हूँ। आई थिंक मैंने उसको ऑन किया था। अभी संध्या आप चेक करो, अभी मैंने ऑप्शन ओके किया है। सर नाउ क्लियर। ओके बच्चा, चलिए गुड, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूले का बेसिस क्या था? R इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट कल की क्लास में। R इक्वल टू रो L अपॉन ए। R क्या है? रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं। L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और रो क्या बताता है? रेजिस्टिविटी। तो R आपका होता फॉर्मूला में रो L अपॉन ए। समझो ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ पक्का होगी। इसकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मली मीटर्स में होती है, हमेशा याद रखना। जब भी हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, खासकर रजिस्टर्स वाले क्वेश्चंस में, जो लेंथ होती है वो मीटर में मेजर की जाती है। ये आपका एरिया होता है, ये आपका एरिया मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है? तो आपका लेंथ हो गया, ये आपका एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में। रो क्या इंडिकेट करता है? ये किस मटेरियल का बना है। तो आपको रेजिस्टिविटी नॉर्मल क्वेश्चन में दी जाती है। और आर क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस, जो हमको फाइंड आउट करना होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, हमको लेंथ दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट हैज ए रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको रो फाइंड आउट करना है। चलो सब लोग फटाफट निकालिए। आपको लेंथ दिया है 2 मीटर, आप लोग सॉल्व करेंगे सब फटाफट। 5 मिनट आपको देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला इजी है, R इक्वल टू रो अपॉन रो L इंटू ए। R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो अगर हम सिर्फ रो निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू ए अपॉन L। तो आपको इस क्वेश्चन में R दिया है कितना? 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम्स। लेंथ दिया हमको 2 मीटर एंड द एरिया इज 1.7 इंटू 10 की पावर -6। तीनों वैल्यूज आपको दी हैं, आपको जस्ट पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। मटेरियल कौन सा है? कॉपर। देखिए सबका आंसर आता करेक्ट क्या? 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम्स मीटर। सर यू स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है बच्चों? हाँ बच्चा विजिबल, आप चेक कीजिए आपका कनेक्टिविटी। कौन है ये? आकांक्षा, आकाश सूर्यवंशी बच्चा, आप अपना एक बार आप रिज्वाइन कर सकते हो फिर से एक बार, अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको वैल्यू पुट अप करने हैं और आपको आंसर निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है तो 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट डाटा मिलेगा। चार चीजें हैं, रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ और रेजिस्टिविटी। आपको 3 मिलेंगी, आपको 4th फाइंड आउट करनी है।
कई बार क्या होता है, आपको एरिया नहीं मिलता, आपको रेडियस दे देंगे, आपको डायमीटर दे देंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको रेडियस दिया हो या डायमीटर दिया हो तो आपको जस्ट एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो जो वायर की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है। तो क्रॉस सेक्शन मतलब आपको सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना होता है। गुड, सबका हो गया, आगे चल सकते हैं। कोई किसी को डाउट है तो प्लीज 0 लिखिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यस, अगर किसी को भी डाउट है प्लीज, सब जिसका हो गया ओके है, जिसको समझना है क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में 0 लिखिए। नो डाउट, ऑल क्लियर सबको? सर क्लियर है। चलिए गुड, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8। चल, इससे पहले आपको एक दो चीजें और बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करना इजी होगा। ठीक है, इससे पहले एक दो चीजें और बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। हमने पढ़ा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने लेंथ, इफ लेंथ इज डबल्ड, अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया, पहले इतना था L, मैंने इसको डबल कर दिया, कितना, 2L। देन अगर पहले रेजिस्टेंस R था तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 2R। अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। मैं लेंथ को 4 टाइम्स कर दूंगा तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को 8 टाइम्स करता हूं तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस भी 8 टाइम्स हो जाएगा। इसी में दूसरा चीज, अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। अगर मैं लेंथ को छोटा कर दिया, कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2, R/2। मैंने लेंथ 1/4 कर दिया, पहले कितना था, 4 मीटर था, अभी मैंने कितना कर दिया, 1 मीटर कर दिया, तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस कितना, R/4। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और लेंथ का, जितना लंबा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह हम आते हैं एरिया पे। एरिया इसका ऑपोजिट होता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर मेरा एरिया डबल हो गया, इफ एरिया बिकम डबल, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस। अगर मैंने एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R/2, याद रखिएगा। यस, इट विल बी R/2 और हाफ। अभी देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये एरिया की जगह आपको रजिस्टर वो बोल देता रेडियस। इफ रेडियस इज डबल, या कहे अगर डायमीटर इज डबल, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। या तो मैं रेडियस को डबल कर दूं या मैं डायमीटर को डबल कर दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, देखो फर्क पड़ता है। हमारा एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर, और अगर मैं इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखता हूं, सॉरी πr स्क्वायर, है ना, क्या होता है πr स्क्वायर। अगर मैं इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखूंगा, पाई d/2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको, मतलब पाई d²/4, समथिंग ऐसी होता है। अब हम इसके रिलेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया का निकालते हैं। भाई अगर मेरा रेडियस, अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, इफ रेडियस इज डबल्ड, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया कि एरिया किसके होता है। अब सोचो, अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया, अब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, R/4, 1/4, एकदम सही जवाब। तो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी R/4। कैसे होगा अब वो देखेंगे।
ठीक है, हमको मालूम है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई R स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, R, अब मैंने रेडियस चेंज कर दिया, रेडियस क्या कर दिया, मैंने डबल कर दिया, पाई R की जगह क्या हो गया 2R का स्क्वायर। अब कैसा बन गया, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई R स्क्वायर। क्या क्या अब हमको अलग दिख रहा है, 1/4 अलग से दिख रहा है, इसका मतलब जब आपका रेडियस डबल होता है तो आपका न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है, 4 टाइम कम हो जाता है। अंडरस्टूड ये बात, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एरिया डबल होगा, रेजिस्टेंस हाफ होता है, बट अगर रेडियस डबल हो गया तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस R/4 हो जाता है। अगर डायमीटर डबल कर दूं तो तब क्या होगा, अगर मैं डायमीटर डबल कर दूं तो क्या होगा बताइए, विल इट रिमेन सेम? प्लीज रिप्लाई। अगर मैंने डायमीटर डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ कहते हैं R/16, कुछ कहते हैं 2R/4, एरिया विल बी 1/8। इतने अलग अलग रिप्लाई, मुझे लगा था सबका रिप्लाई एक जैसा आएगा। चलो देखते हैं, है ना, देखना जरूरी है कि आप लोग जो कह रहे हो, अब इसको क्वेश्चन लेके करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमको कंफ्यूज कर देता है। मान लीजिए मेरा रेजिस्टेंस है 100 ohms, ठीक है, मेरा रेडियस है 2 मीटर, तो मेरा डायमीटर कितना हो गया 4 मीटर। सिर्फ हम एक वैल्यू लेके चलते हैं ताकि हमको समझने में इजी रहेगा हम क्या समझना चाहते हैं। अब देखो इस केस में अब मैंने क्या किया, ये मेरा R1, ये मेरा R1 और ये मेरा D1। हमको दूसरा निकालना है R2, कब, जब मेरा R2 डबल हो जाए, मतलब 4 मीटर हो जाए, आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, और या मेरा डायमीटर डबल हो जाए, मतलब 8 4 की जगह कितना आएगा 8 मीटर। अब हम वैल्यू लेके करेंगे। ठीक है, अब देखो इस रेशो को कैसे लिखा जाता है, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, सबको मालूम है, इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/πr², ये भी सबको मालूम है। इसको मैं ऐसे लिखता, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/πd1² का 4। ठीक है, d1²/4। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको इजी करने के लिए आपको चीज और बताता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू A2/A1, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर हम एरिया की बात करते हैं क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बाकी सब देखो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई कट जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं रजिस्टर रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, R1/R2 इक्वल टू R2²/R1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं डायमीटर की फॉर्म में तब भी सेम रहेगा, डायमीटर 2 का स्क्वायर अपॉन डायमीटर 1 का स्क्वायर। क्यों, देखो इसको ये बताते हैं कैसे आता है लॉजिकली, आपको वो भी समझाता हूँ क्यों आता है, ये ऐसा हम क्यों आता है। देखो R1 लिखेंगे, R1 इक्वल टू रो L1/A1, ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट केस, हमने कुछ नहीं किया, हमारा एक रजिस्टर था, उसकी कुछ R1 था, कुछ L1 है, कुछ A1 है। हमने क्या चेंज किया, हमने केवल रेडियस को चेंज किया। ठीक है, अभी देखो अगर मैं R2 की बात करूंगा, R2 रो तो सेम रहेगा क्योंकि मेटेरियल सेम है, मैंने मेटेरियल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, कॉपर था तो कॉपर है, इसलिए रो सेम रहेगा। L1 मैंने लेंथ में कोई चेंजेस किया नहीं, मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिलेशन लिखेंगे L1 इक्वल टू L2 क्योंकि मैंने लेंथ में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 है, नहीं है।
हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर रेडियस की बात की, अभी हम रेडियस में बात करेंगे, ठीक है। तो रेडियस 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस 1, हम रेडियस वाला पहले रेडियस वाला लेके चलते, ठीक है। रेडियस 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस 1। अब देखो R1 अपन R2 जब रेशियो लेंगे तो कैसे लिखेंगे, रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर इनटू, अब R2 की लिखेंगे रो L2 पाई R2 का स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, L1 L2 इक्वल है कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका क्या बच गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू D2 अपॉन D1 का, इसको आप होल भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। तो ये आपके फॉर्मूले यहाँ से ड्राइव होते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक रेडियस दिया है, अगर आपको मैंने पहले इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या दिया था, आपको मैंने दिया है फर्स्ट वाला R1 क्या है 100 ohms, इसका रेडियस कितना है 2 मीटर, इसका डायमीटर कितना है, नॉर्मल बात है 4 मीटर हो गया। हमको ये R2 निकालना है, R2 कितना हो गया, डबल कर दिया 4 मीटर, डायमीटर भी डबल कर दिया 8 मीटर। अब मैंने कहा फाइंड द न्यू R2, तो देखो दोनों केसेस में अब देखो सेम आएगा नहीं आएगा, पुट करके देखेंगे वैल्यूज। अब हम क्या निकालेंगे, R1 अपॉन R2 दिस, तो R1 कितना है 100, R2 हमको निकालना है, और रेडियस 2 कितना है मेरा 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं 100 अपॉन R2, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 4, मतलब 4 टाइम्स, ये R2 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, तो 100 अपॉन 4 इक्वल टू R2 कितना आ गया 25, 1/4। इसका मतलब जब भी रेडियस डबल होगा आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। अभी अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर डायमीटर डबल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अब आप मेरे को बताइए, अगर मैंने इसी सेम क्वेश्चन में डायमीटर डबल कर दिया तो क्या R/4 होगा या नहीं होगा, आपका क्या कहना है इस बारे में। R/16, ओके। सर आई हैव ए डाउट, यस डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, सर उस स्टेप के बाद नहीं समझा। भाई तुम बहुत देर बाद बोले भाई, R1 अपॉन R2 सर इज इक्वल्स टू, सर वो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, सर वहां से। यहाँ पर यस सर, वो कट किया वहीं पे सर, कैंसिल किया। ये तुम्हारा सर फॉर्मूला होता है। सर वो नहीं सर, वो नीचे वाला, हाँ सर नीचे उसके भी उसमें, नीचे। हाँ यस सर। तो हमने यहाँ पर R1 अपॉन R2 लिखा, मतलब यस दिस सर। डिवाइड बाय दिस, तो R1 की वैल्यू है रो L1 अपॉन A1, एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है। यस सर। अब इसके नीचे R2 है, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर रो आएगा पहले, नीचे L2 आएगा, ऊपर पाई R1 R2, सिंपल है तो, यस सर। ठीक है। और किसी को डाउट, सर उसके बाद 100 अपॉन R2, सर वो कैसे हुआ। कौन सा भाई, सर वो ऊपर लिखा है वो, सर 16 अपॉन 4, सर ये वही वाला है सर। यस सर। ये यहाँ पर रेडियस यस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा सर। 4। हाँ सर वो सर वो पता है 100 अपॉन R2 क्यों लिया सर वो। ये तो समझे, यस सर। तो अब ये R2 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो 100 अपॉन 4 इक्वल टू R2,
सर वो समझा, लेकिन सर वो 100/R2 क्यों लिया सर, वो नहीं समझा। ये R1 की वैल्यू है भाई, ये R2 यस की वैल्यू, R2 हमको निकालना है, R1 आपको दिया 100, आपको क्वेश्चन में दिया ना 100 ओम्स। यस क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने? सर, पढ़ा सर। तो फिर डाउट क्या है? सर यस सर, नाउ अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई डाउट? चलो हम डायमीटर की बात करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैंने कहा था आपको R1 मेरा 100 ओम्स, D1 मेरा 8 मीटर, पहले 4 मीटर था, यस। सेकेंड R2 हमको निकालना है, यस। D2 मेरा कितना है? 8 मीटर। मैंने डायमीटर डबल कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? R1/R2 इक्वल टू D2/D1 का स्क्वायर। कर सकते हैं, इसको यूज किया अभी हमने। देखो एक चीज समझो, आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। R2 ये लिखा है, देखो R1/R2, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, ये तो अंडरस्टूड है। अब देखो अगर इसी को मैं डायमीटर में चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा? 2D2/2D1/R², क्योंकि जो सॉरी इक्वल टू D2/2/D1/2 स्क्वायर। तो 2 से 2 तो अंदर ही कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 तो अंदर ही कैंसिल हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज डाल के। 100/R2 इक्वल टू 8/4 स्क्वायर, 1 जा 2 जा, तो कितना हो गया? 100/R2 इक्वल टू 4, तो R2 कितना आ गया? 25 ओम्स। तो ये 16 क्यों आ रहा? आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 16 आएगा, ऐसा क्यों? मैंने रीजन R/16 क्यों होगा? यस, कोई रीजन इस चीज का बताइए मुझे। क्लियर हुआ सबको या कोई डाउट है? R1/R2 इक्वल टू R2/R1 स्क्वायर इक्वल टू D2/D1 स्क्वायर। आई होप अब सबको क्लियर है। देखो आपका R का वैल्यू जब डबल होगा ना बच्चा, तभी तो आपका डायमीटर डबल होगा, लेकिन Sir, अंदर ही can वो we write R1/R2? हाँ इक्वल टू, आप क्या लिखना No चाहते sir, हो? R1, R1 divided by R2. सर वैसे लिख सकते हैं क्या? ये हम लिखा ना R1/R2। No सर, small r. हाँ तो स्मॉल हमने लिखा ना, नहीं अरे ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं बच्चा जी, क्योंकि ये एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये नीचे था, तो इसका कनेक्शन इसके साथ है R1 के साथ, और इसका कनेक्शन इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो तो गलत हो जाएगा वैसे भी। ओके सर। ठीक है, और किसको डाउट है? अमित, अमित क्या डाउट है बच्चा आपको अभी? सर जो हमारा आंसर 25 है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर? मींस रेजिस्टिविटी मैंने कम हो रही है आप या डायमीटर? रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कभी कम नहीं होती। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। आपका कॉपर है, उसको आप इंडिया में लेके जाओ चाहे चाइना में लेके जाओ, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर लेंथ चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस आर पे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसका एरिया चेंज हो जाए तो आर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर रेडियस चेंज हो जाए तो आर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर डायमीटर चेंज हो जाए तो आर पे क्या फर्क पड़ेगा? हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो एरिया देखो, ये वायर है, इसको बोलते हैं वायर का क्रॉस सेक्शन। आपको वायर जब आप सामने से ऐसे पकड़ के देखोगे, आपको कैसे दिखाई देगा? एक सर्किल दिखाई देगा। ये वायर ऐसे छोटा भी हो सकता है, ये वायर ऐसे बड़ा भी हो सकता है, ये वायर इससे बड़ा भी हो सकता है, ये वायर इससे बड़ा भी हो सकता है। तो आपका एरिया चेंज हो रहा है बार बार, आपका एरिया इंक्रीजिंग भी, आपका एरिया डिक्रीजिंग भी है। तो जब वायर का एरिया चेंज होता है
उसके रेजिस्टेंस पे कितना फर्क पड़ता है। तो जब एरिया की बात करते हैं, जब हम अभी आप इन कुछ स्टैंडर्ड चीजें लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, इफ एरिया इज डबल्ड, अगर मैंने एरिया को डबल किया देन न्यू आर विल बी कितना हो जाएगा, R/2। इफ एरिया इज हाफ, मैंने उसको हाफ कर दिया, देन न्यू आर विल बी 2R। इफ रेडियस और diameter is doubled, then new R will be R/4। जब एरिया की बात करते हैं ये हाफ होता है, पर जब भी हम रेडियस और डायमीटर की बात करेंगे 4 आया था, क्योंकि स्क्वायर लगा ना, आर के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, डायमीटर के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। इफ रेडियस और diameter is halved, then new R will be 4R। इसी में if radius और diameter is, अब मैंने इसको ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल्ड कर दिया, डबल की जगह क्या कर दिया, ट्रिपल्ड कर दिया, then new R वाला न्यू रेजिस्टेंस will be R/9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर 4 टाइम्स कर देंगे R/16। ये लॉजिक याद रखना। इफ रेडियस और डायमीटर इज, इसको 1/3 कर देंगे, देन न्यू R will be 9R। अभी क्या क्लियर है सबको? जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आई होप अब सबको लगभग क्लियर होना चाहिए। अगर सबको क्लियर है प्लीज प्रेस 1, अगर सबको क्लियर है तो। गुड, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होता है। मैथ्स में, फिजिक्स और मैथ्स में वही बात होती है, आपको लॉजिक समझ में आना जरूरी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, फिर हमारा काम बहुत आसान होता है। चलो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे। इनको नीचे लेके आता हूँ मैं क्वेश्चंस को। आई होप सबने नोट कर लिया, बाकी आपको शीट तो मिल जाएगा ये वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शीट मिलेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो यहाँ पर आपको डायमीटर दिया है 0.5 mm। mm को हमेशा मीटर में चेंज करना, पहली बात याद रखना, ठीक है। आपको रेजिस्टिविटी दिया है रो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ohms मीटर, यूनिट्स हमेशा लिखना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर इफ द रेजिस्टेंस इज 10 ohm। आपको आर भी दिया है 10 ohms, हमको फाइंड करना लेंथ। लेंथ क्या होगा, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एन अपॉन ए। ए यहाँ चला गया, रेजिस्टिविटी नीचे आ गया, तो एल इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है, इसको पहले चेंज करेंगे मीटर में, तो 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर। तो mm को जब भी मीटर में चेंज करते कितना आता है, -3 मीटर, ठीक है। अब रेडियस को किस में चेंज करना है, डायमीटर को आप डायमीटर से डायरेक्ट कर सकते हो, और आपको एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू पाई r² या पाई
d अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर आपको डायमीटर पता है, इस डायमीटर को आप यहाँ पर पुटअप करो, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे यहाँ पर। चलिए ट्राई कीजिए सब लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। आपको रेडियस भी देते हैं तो रेडियस से सॉल्व करो, आपको डायमीटर दिया है आप डायमीटर सॉल्व करो। तो जब भी आपको डायमीटर मिले और रेडियस मिले, आपको क्या करना है, एरिया निकालने की कोशिश करना। 5.5 इंटू 10 की पावर -3। हाँ, अगर आपका एरिया आ गया है उसका आप क्या निकालो, एल निकालो, एल की वैल्यू। जिसका एरिया निकल जाता है, प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, लेंथ। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यस अच्छा। हाँ नॉट ऑडिबल, मैं फोन पे था बच्चा। सर व्हाट वैल्यू ऑफ द पाई डू वी टेक? हाँ 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपका हम एरिया निकालेंगे, आप 3.14 ले लो इंटू आर कितना आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ये आपका एरिया है। तो आपका एरिया 3.14 इंटू ये आपका हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ में पुट करेंगे, लेंथ इक्वल टू आर आपको कितना दिया है 10, एरिया आपने निकाला 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -6, आपका रजिस्टिविटी कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आराम से। L इक्वल टू 10
into 3.14 into 2.5 1.6 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -8। इसको कट करेंगे तो नीचे कितना बचेगा 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -2 पर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू 25 0.25 अपॉन 1.6 इंटू ऊपर ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो 100 बन जाएगा। इसके डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ गया, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 110 चला जाएगा, इसके पॉइंट हटाएंगे। सर हमने एरिया में डिवाइडेड बाय 4 नहीं किया। ओह यस, ओके, तो स्क्वायर नीचे एक 4 और आ जाएगा। अब सॉरी बच्चों, यहाँ पर भी एक नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे एक 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे एक 4 आ जाएगा। थैंक यू बच्चा। तो L इक्वल टू 10 इंटू 314 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 16 इंटू ऊपर 10 और नीचे 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया और जो भी कटिंग होता है उसको कटिंग करते जाएंगे। 2 जा 1 1 कैरी 5 57। तो अब इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग 122.7 मीटर। तो आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अभी अंडरस्टूड सबको? तो ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है, आपको केवल डायमीटर दिया है, आपको रेडियस दिया है, आपको सिर्फ एल निकालना है। सबको क्लियर पार्ट? कैलकुलेशन करते यही आंसर डेफिनेटली है। पावर्स को अलग से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए और बाकी नंबर्स को आप अलग से कीजिए तो रॉन्ग होने का चांस कम होता है। देखो बाकी बच्चों को आ गया है 122.7 मीटर। आगे चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका देखो सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? बी वाला पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स द रेजिस्टेंस विल बिकम इफ डायमीटर इज डबल्ड। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, आपको इसको अलग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको अलग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है डायमीटर डबल हो जाए तो सिंपल कहना रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ohms, इसको 1/4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2.5 ohms। हाँ, पाई आप 22/7 भी लेके सॉल्व कर सकते हो और आप 3.14 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स की तरह होता है, दोनों वैल्यू बराबर। आप अगर वैल्यूज देखो दोनों वैल्यूज तो सेम होती है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसका फार्मूला बच्चा, किसका फार्मूला बताऊं? सर इसका फार्मूला क्या है? किसका फार्मूला बच्चा? ये तो लिखो, किसका फार्मूला बताऊं आपको मैं? किसका फार्मूला? फार्मूला एक ही है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। उसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 2 कॉपर वायर A एंड B। तो 2 वायर हैं, ठीक है, 2 वायर हैं कॉपर के, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी लेंथ दी है 30 मीटर, इसका लेंथ 10 मीटर। तुमको L1 दिया है 30 मीटर, L2 दिया है 10 मीटर, इसकी रेडियाई 2 सेंटीमीटर, तुमको R1 दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पर आपको R2 दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कंपेयर देयर रेजिस्टेंस, हमको उसका रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। विच हैज लेस रेजिस्टेंस, किसमें रेजिस्टेंस का कम होगा। ठीक है,
तो देखो हम R1 को कैसे लिखते हैं, R1 इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन एरिया 1। R2 कैसे निकालेंगे, ρ1 L2 अपॉन A2। ठीक है, अभी देखो आपका ρ1 इक्वल टू ρ2, आप लोग इसको खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसको करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका ये दोनों सेम होंगे, क्यों, दोनों कॉपर है, दोनों का मेटेरियल सेम है, दोनों का, उनका मेटेरियल अलग होता तो रेजिस्टिविटी अलग होती, पर रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है, इसलिए ρ1 इक्वल टू L1। और देखो, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम R1 अपॉन R2 लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, रो L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन रो L2। ठीक है, रो से रो आपका कैंसिल, आपका क्या फॉर्मूला बन गया, L1 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, किसके इक्वल है, R1 अपॉन R2 के। अब इसे आप लोग वैल्यू पुट अप कर सकते हो, हमको L1 पता है कितना है 30, तो 30 पुट कर दो, इसका कितना है 10, 10 पुट कर दो, मतलब 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, इनटू एरिया 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना है पाई 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बच गया 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -4, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू R1 अपॉन R2। इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सिंपल 3 अपॉन 4। अब बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। देखो इसे हमने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, आपको अलग से R1 की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, R2 की वैल्यू अलग से फाइंड आउट, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर सकते हो, रो L1 L2 यूज करके। सबको अंडरस्टूड। अब मुझे बताइए इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो बताइए, आपका ऑप्शन ए है R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड आपका बी ऑप्शन है R2 इज ग्रेटर देन R1। बताइए व्हाट इज राइट, ए और बी, व्हाट इज द राइट, ए और बी, बी, ओके, बी 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 बी, सब लोग बी बोल रहे हैं, यस। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 4/3 ऑफ R1। तो आपका R2 इज, तो आपका करेक्ट आंसर बी, आपका R2 का रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा है। अंडरस्टूड सबको, सबको एकदम क्लियर जो हमने अभी पढ़ा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, स्कूल के टीचर से पूछते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। इसमें गलती कहाँ होती है, सिर्फ हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। बच्चों को फॉर्मूला सब पता होता है, वैल्यूज डालनी भी उनको आती है, पर मैक्सिमम गलती होती है जो पावर्स होती है ना, पावर को कटिंग करने में गड़बड़ आती है, तो वहां गड़बड़ करोगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, तो वहां गड़बड़ मत करना। ठीक है, यस। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, उस क्वेश्चन को करेंगे। यस, देखो ये है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 10। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance. ठीक है, आपके पास एक वायर है, आपने क्या किया, उसको फोल्ड किया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, आपका रेजिस्टेंस आपको दिया है 6 ओम। तो समझो ये आपका वायर था, इसको आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड चीज कैसे, ऐसे होती है, इसको आप ऐसे करते हो। तो याद रखना, जब भी आप फोल्ड करोगे, जब भी हम फोल्ड की बात करते हैं, उस टाइम लेंथ आपका डबल हो जाता है।
and area will also doubled. कैसे? ये वायर जो है ना अभी कैसा दिखाई देगा? अच्छा, इसको फोल्ड मतलब मेल्टिंग करके फोल्ड करो, ऐसा मत करना कि बस हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ऐसा। तो इसका लेंथ हाफ हो गया और इसका एरिया भी देखो डबल हो गया है। आप इसको क्या कर रहे हो? फोल्ड कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो शुभम। सर वो अपने लेंथ डबल लिखा है सर, वो हाफ होगा ना? हाँ सॉरी, यस, ओके, यस सॉरी सॉरी, यस, लेंथ आपका हाफ हो जाएगा और आपका एरिया डबल हो जाएगा। बताइए न्यू R2 कितना हो, जिसको आप सेम आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। R इज ये सेम फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। चलो बताइए कितना होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सर कैन यू रिपीट? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको R दिया है, 6 ohms का वायर है, आपको इसको फोल्ड करना है। तो जब ये फोल्ड करेंगे लेंथ हाफ हो जाएगा और एरिया डबल हो जाएगा। इसको सिंपल भाषा में अगर लिखूं, आपका L2 इस L1 का हाफ और आपका एरिया A2 इज ट्वाइस ऑफ A1। इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। यस, 1/4 इज द राइट आंसर। तो उसको आप कैसे लिखोगे? देखो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अभी हमने सेम किया था, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। पिछले क्वेश्चन हमने देखो सेम निकाला था। L1 को L1 रखो, L2 कितना हो गया? L1 का हाफ, L1 अपॉन 2, ये 2 पर जाएगा ऐसा, इंटू A2 कितना? ट्वाइस ऑफ A1 अपॉन A1। L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, ये 2 पर चला गया ऐसा। तो कैसा बन गया? R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4। हमको क्या निकालना है? हमको R2 निकालना है। 4 को नीचे ले आओ, R2 को ऊपर लेकर चले जाओ, तो आपका R2 विल बी R1 अपॉन 4। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन 4, मतलब आपका R2 इक्वल टू 1.5 ohms। क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी एकदम, सबको क्लियर? तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बुकलेट में दिए हुए हैं। यस बच्चा। सर आपने L1 अपॉन L1 की, L1 अपॉन L2, नो सर आपने L1 अपॉन L1 लिखा है। हाँ बच्चा, उसको चेंज किया ना मैंने बाद में। देखो ये देखो, L1 तो आपका L1 हो गया और L2 मैंने चेंज कर दिया। देखो L2 का रिलेशन क्या था? L1 अपॉन 2, तो मैंने इस L2 को इससे रिप्लेस कर दिया। ओके सर। ओके, यस बच्चा, यस एकदम इजी है। यस यस, मैं आपको होमवर्क भेजूंगा तो आपको होमवर्क करने हो, ठीक है? आगे चले, अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। रेडी फॉर द न्यू टॉपिक? एक्चुअली में इस टॉपिक में मुझे और मजा आता है। रेजिस्टेंस, रजिस्टर तो सबसे प्रिय चीज है। यस, यस्टरडे होमवर्क डिस्कस, ओह यस, कल वाला होमवर्क डिस्कस करना है। तो नया टॉपिक पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, इसके दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, और इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। सर एट लास्ट डे यू कैन टेल, सर कल पढ़ा दो फिर। हाँ हाँ, कि नए टॉपिक का मजा ही अलग होता है। ठीक है, हम 7:30 के बाद न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है? 7:30 तक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर कल पढ़ा दो फिर नया फ्रेश। ठीक, आज भी हम थोड़ा शुरू करेंगे, ठीक है सर? ओनली एक ही डाउट है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं 7:30 के बाद आपका डाउट ले लूँगा, ठीक है? ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है? अभी देखो हमने कल क्या सीखा था। कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? हम मार्केट में जब जाते हैं
या जब मैं एक मैन्युफैक्चरर होता हूँ, मुझे क्या चाहिए होते हैं? रजिस्टर्स। ये हमारा मशीन का नीड होता है। हमने कल सीखा था फैन, अगर मैं फैन मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे पता है इंडिया में 240 वोल्ट पे वोल्टेज सप्लाई होता है, ठीक है। मुझे पता है एमएससीबी किस रेट पे, या मैंने अपनी मोटर सेलेक्ट किया था, मोटर कितने आरपीएम की है, उसको कितना करंट चाहिए, तो मैं क्या डिजाइन करता था? रजिस्टर डिजाइन करता था, ठीक है। अब जब रजिस्टर में बनाता था तो मैं खुद बनाता भी था और खुद में मार्केट से भी जाता था। मान लो मुझे क्या चाहिए, मेरा नीड आया 80 ओम्स। मेरा नीड कितना आ गया? 80 ओम्स। वही मेरे पंखे को 80 ओम का रजिस्टर चाहिए। अब मैं गया दुकान पे, मैं दुकान वाले को बोला भाई रजिस्टर है 80 ओम्स का। बोला सर स्टॉक में खत्म हो गया, 1 महीने बाद आएगा, प्रोडक्शन बंद है। तो कह रहा सर 80 ओम्स का अभी नहीं आएगा, 1 महीने बाद आएगा। अब 1 महीने में उसके लिए रुक नहीं सकता हूँ। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, ठीक है काम कर, तेरे पास कौन कौन से रजिस्टर है? वो बोलता था मेरे पास 10 ओम का है, 20 का है, 30 का, 40 का, सब है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ रजिस्टर पिकअप कर लेता हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो ठीक है, अब मेरे को चाहिए था 80 ओम था, पर दुकानदार के पास तो भाई 5 का है, 10 का है और 20 का है, 3 ही है मान लो। अब क्या होता है, अब मुझे बनाना 80 ओम है। तो इसमें हमारी हेल्प करता है रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। अगर हमको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, जैसे किसी सिस्टम में आपको 100 ओम्स का रेजिस्टेंस बनाना है, 1000 ओम का बनाना है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर होता है ना, वो एक्चुअल में छोटी रेंज के भी बनाती है और 100 ओम्स तक के बनाती है। ये बड़े भी होते हैं, ठीक है, ये 1000 ओम के भी होते हैं, ठीक है। और समझो 1000 ओम का बनाएंगे, ये कितना बड़ा बन जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया ना, जो रजिस्टर आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुझे बहुत बड़ा रजिस्टर चाहिए, मान लो मुझे 1000 ओम्स का रजिस्टर चाहिए, या तो मैं बहुत लंबा रजिस्टर लूंगा या बहुत पतला लूंगा। पतला लूंगा उसका टूटने का चांस होगा, हीटिंग हो गया, मेल्ट हो गया, टूट भी सकता है। मैं एकदम लंबा लूंगा 2 मीटर का, पर मेरा पंखे की मोटर तो छोटी सी है। आई लॉजिक समझ में, है ना। मेरे को अगर बड़ा रजिस्टर चाहिए तो भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को बड़ा एकदम लंबा एक रजिस्टर ना खरीदना पड़े, मेरी वायर पतली भी ना हो, क्योंकि दोनों फैक्टर काम आएंगे, है ना। बड़ा रजिस्टर मतलब आर की वैल्यू, लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए और एरिया बहुत छोटा हो, एकदम पतला सा वायर और लंबा सा वायर, तो मेरे को क्या मिलेगा? बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। पर वो कई बार फिजिबल नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, हम कुछ रजिस्टर्स लेते हैं और दोनों को कंबाइन करके सेटिंग की जाती है, ठीक है। किसी को हम लोग एक के साथ एक जोड़ देते हैं, किसी को पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो ये गेम कहलाता है सीरीज और पैरेलल का गेम, ठीक है। ये कब कंडीशन अराइज होती है? अगर स्टैंडर्ड रजिस्टर्स अवेलेबल ना हो। पहली चीज, मुझे जो रजिस्टर चाहिए अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं छोटे छोटे रजिस्टर्स को जोड़ के मिला के मैं अपना डिजायर आउटपुट निकाल सकता हूँ। दूसरा चीज, कई बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्पेस होता है, वो स्पेस कई बार ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप देखो जो ये होते हैं आपके कंप्यूटर में होते हैं ना, अपने मदरबोर्ड, उसमें भी वो देखो छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। अगर वहां पर ज्यादा ओम्स का रजिस्टर चाहिए तो वहां पर इतना बड़ा तो नहीं लगाऊंगा ना, चिप तो बहुत छोटी होती है। जो मदरबोर्ड आपने कभी देखा होगा, उसमें बहुत सारे रजिस्टर कैपेसिटर्स वगैरह लगे होते हैं। तो स्पेस, कई बार स्पेस कंस्ट्रेंट भी होता है। आपको बड़ा वैल्यू का रजिस्टर भी चाहिए, क्योंकि आप देखो जो एमसीबीज होती है, हाँ, मदरबोर्ड होता है, उसमें करंट का फ्लो बहुत कम चाहिए होता है। आप जो सीपीयू कनेक्ट करते हो तो आपकी पावर तो पीछे से वोल्टेज आती है, करंट भी अच्छा खासा आता है, और उस मदरबोर्ड पे हो सकता 0.00001 आपको क्या चाहिए? ओम्स करंट चाहिए। अब एकदम कम करंट चाहिए, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए क्या करना पड़ता है? इनको या तो सीरीज में लगाना पड़ता है या इनको पैरेलल सर्किट में लगाना पड़ता है। अब सबको लॉजिक समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टूड सबको? हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ये समझिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट कि मुझे मेरा मैचिंग वैल्यू का रजिस्टर नहीं मिला। सेकंड कंस्ट्रेंट स्पेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। थर्ड आपका प्राइस भी हो सकता है। भाई अगर आपने रेजिस्टेंस बड़ा बनाया, छोटा बनाया, हो सकता है कि भाई मेरे पास उतना बजट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? रजिस्टर को यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से उनको लगाते हैं। तो 2 तरह से लगाया जाता है।
एक होता है सीरीज सर्किट, एक होता है पैरेलल सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की खासियत होती है। तो आप सीरीज सर्किट में जब आप ये चीज समझोगे, इसमें 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। सीरीज सर्किट में क्या होता है, हमारे घरों में, फिर आपसे पूछूंगा हमारे घर में क्या लगा, आपको पता होगा। सीरीज सर्किट की फर्स्ट खासियत, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने भी रजिस्टर्स होंगे, रजिस्टर्स हैव सेम करंट। सेकेंड पॉइंट, रजिस्टर हैविंग डिवाइडेड वोल्टेज। ये 2 चीज आपको याद रखनी है बस। अगर ये आपको समझ में आ गया, आपको कंसेप्ट बहुत इजी समझ में आ जाएगा। सीरीज सर्किट क्या बोलता है, जितने भी रजिस्टर लगे हैं सबके थ्रू करंट सेम फ्लो करेगा, और इसका दूसरा ऑपोजिट, जितने भी रजिस्टर लगे हैं सब में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। लॉजिकली आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर आपका ये जो पूरा बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ये 18 वोल्ट की है मान लो, सिंपल सा। ये सारे रजिस्टर की वैल्यू सेम है, ये सारे रजिस्टर की वैल्यू सेम है। तो क्या होगा, इस रजिस्टर को मिलेगा 6 ओम 6 वोल्ट, इसको मिलेगा 6 वोल्ट, इसको मिलेगा 6 वोल्ट। टोटल कितना सप्लाई था, 18 वोल्ट। कितने इंस्ट्रूमेंट है, 3 रजिस्टर है, तो सब में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ये वोल्टेज इक्वल भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकता है। और दूसरा चीज, अगर यहां से करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है, अगर यहां से करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहां पर भी 20 एम्पियर होगा, यहां भी 20 एम्पियर होगा, यहां भी 20 एम्पियर होगा। समझे सबको, ये बात क्लियर सबको? ये होता है सीरीज सर्किट। क्या चीज होता है, सीरीज सर्किट। करंट सब में सेम जाएगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अच्छा बताओ, अब हमारे घर में क्या सीरीज सर्किट लगा है क्या? मुझे सिर्फ सोच के बताना, क्या हमारे घर में जितनी भी लाइटिंग होती है क्या सीरीज सर्किट हो सकता है क्या? लॉजिकली सोच के बताओ, यस और नो, इतना ही लिखना आपको। हमारे घर में सीरीज सर्किट लगा है, यस और नो? होता होगा, यस 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 यस। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैंने कहा। एक बच्चे ने कहा अमित माने नो, बाकी सब यस वाले। एक और नो वाला मिला मेरे को, मेरा भाई, ये संस्कृति ने नो कहा। यस, अब नो के जवाब आने लगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे फैन, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, एसी, सबका करंट का नीड अलग अलग होता है। बताया था मैंने, याद है सबको? फैन का नीड अलग होता है, ट्यूबलाइट का नीड अलग होता है, फ्रिज का नीड अलग होता है। तो अगर हर जगह मुझे करंट सेम मिलेगा तो क्या होगा, धमाका हो जाएगा घर में। जिसमें 1 एम्पियर चाहिए उसको 20 एम्पियर मिल रहा है, और जिसको 10 एम्पियर चाहिए उसको 20 मिल रहा है। तो कभी कभी आपका बल्ब फटेगा, कभी आपका फैन फटेगा। तो हमारे घरों में सीरीज सर्किट कभी भी नहीं होता, हमेशा याद रखना। या बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। यस, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। अब इसका दूसरा नुकसान क्या होता है, एक तो आपको मैं पटाखा वाली बात बता दी कि जिसमें अगर कम एम्पियर चाहिए उसमें पटाखा बोल जाएगा। दूसरा चीज, वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज डिवाइड हो गई। और मैं आपको एक लॉजिक स्टार्टिंग में दिया था, हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना वो 240 वोल्ट के अकॉर्डिंगली डिजाइन होते हैं। अंडरस्टूड? हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 240 वोल्ट पे डिजाइन होते हैं। अगर सबको वोल्टेज कम मिलेगा, तो वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अगर वोल्टेज सब में डिवाइड हो गया तो वोल्टेज कम हो गया, आपका करंट भी कम हो जाएगा। तो आपके इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। ये आपको लॉजिकली समझना जरूरी है, ये इसका लॉजिक है। तभी टीवी फटेगा, हाँ बिल्कुल, यस। अब आई होप सो अभी आपको लॉजिक क्लियर हुआ। तो हमारे घरों में सीरीज सर्किट नहीं होता। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट हर इंस्ट्रूमेंट से, यहाँ पर जो रजिस्टर है ना, ये हमारे टीवी है, फैन, फ्रिज सब है, तो हर एक से करंट सेम फ्लो होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो हमको वोल्टेज डिवाइड नहीं चाहिए, हमारे घर में हमको क्या चाहिए, वोल्टेज सेम चाहिए और करंट अलग अलग चाहिए। तो हमारे घरों में पैरेलल सर्किट यूज होता है। चलो नेक्स्ट, अब आगे आपको आगे समझाता हूँ।
ठीक है। अभी इसको जब इसका ही डेरिवेशन होता है, इसको ड्राइव करते हैं भाई कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ देखो, अभी आपको मैंने क्या कहा था, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर ये मेरा टोटल वोल्टेज V है तो माई V विल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कि मेरा वोल्टेज है सीरीज सर्किट में। इसलिए माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। आर्यन लवंत, बेटा माइक को ऐसे बीच में ऑन मत कीजिए जब क्लास चलता है। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होती है। यस, हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, वोल्टेज डिवाइड होती है। इसका मतलब पूरे सर्किट में वोल्टेज, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो सबको समझ में आ गया है, गॉट इट। अभी देखो, अभी हमको मालूम है इसको जो हम ये सीरीज में पैरेलल पढ़ेंगे ना, आपको हर इंस्ट्रूमेंट पे आप करंट निकालना सीखोगे, हर इंस्ट्रूमेंट में वोल्टेज निकाल सकते हो, हर इंस्ट्रूमेंट पे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इसकी खासियत होती है। ये 12th क्लास में बहुत अमेजिंग टॉपिक है। आपको 9th-10th में तो सिर्फ इसका हल्का सा बताया जाता है, 12th में तो इसमें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे अच्छे सर्किट हम सॉल्व करने का मौका मिलता है। तो देखो, हमने एक चीज सीखी थी। ठीक है, अभी देखो V इक्वल टू, हमको V क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। हमने पढ़ा था ना, V इक्वल टू IR। अब समझो यहाँ पर मैंने वोल्टेज को क्या बोला, ये वोल्टेज V1, ये वोल्टेज V2 और ये वोल्टेज V3। तो अगर मैं अपना V1 निकालूंगा, व्हाट इज V1, इट इज IR1। मैं वो क्या था, करंट विल रिमेन सेम, इसलिए मेरा यहाँ पर I रहेगा। यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है। देखो सीरीज सर्किट की खासियत देखो, I तीनों में सेम होगा, इसलिए I। रजिस्टर तो अलग अलग होते हैं, R1 R2 R3। वोल्टेज डिवाइड हो जाता है V1 V2 V3। तो हमारा V1 क्या हो गया, IR1, V2 क्या हो गया, IR2, V3 क्या हो गया, IR3। ठीक है, और इस V को क्या लिखते हैं, इस V को लिखा जाता है IRS। अब I तो सबको पता है भाई, ये वाला I। ठीक है, ये RS क्या होता है, इस RS को बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। भाई इस पूरे जो सर्किट है, ये पूरा जो सर्किट है, इस पूरे टोटल का हम क्या निकालते हैं, इस पूरे को बोलते हैं RS। R होता है रिजल्टेंट, ये जो S होता है स्मॉल s, ये क्या बताता है, ये सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं। जो RP होता है, अगर ऐसे लिखा हो RP, मतलब पैरेलल सर्किट की बात हो रही है। जब मैं RS लिखता हूं, RS मतलब मैं सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूं। अंडरस्टूड यहां तक सबको। तो मेरा यहां पर बनेगा V की जगह IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो इसमें I तो है, RS, इसमें से हमने I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से I कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप ऐसे भी लिखते हो कई बार, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो अगर आपको कभी बोला जाए कि आपका सीरीज सर्किट है, आपका सीरीज सर्किट है और आपको इसको पूरे सिस्टम का अगर रिजल्टेंट निकालना है, अगर हमको पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आपको क्या करना है, सारे रजिस्टर को सिंपली प्लस कर दो। सारे रजिस्टर को क्या करना है, सिंपली प्लस करना है, ऐसा R1 प्लस R2 प्लस R3, और कुछ नहीं करना होता। ये आपका सीरीज सर्किट का रिजल्टेंट होता है। अंडरस्टूड। तो आपका सर्किट कैसा बन जाता है उस केस में, देखो आपका सर्किट फिर ऐसे बन जाता है। तो जो 3 रजिस्टर होते हैं ना, ये ऐसा सिंपल वे में समझा होता है। ये आपका वोल्टेज, यहाँ से आपका करंट फ्लो करता है, और जो आपके तीनों रजिस्टर थे ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर केवल लिखा जाता है RS। क्या ये सबको क्लियर है ये बात?
गुड, ये समझ में आ गया तो तुमको पैरेलल सर्किट तुरंत समझ में आएगा। चलिए गुड। Excuse me, sir. बोलो बच्चा। Sir, can you please repeat what you said, sir, with that diagram? क्या तुमको क्या नहीं समझा शुभम, ये बताओ पहले मुझे। सर वो यस सर, ये जो सर्किट का डायग्राम आपने बनाया सर, उसके बाद क्या कहा, तो प्लीज रिपीट करेंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जो मेरा सर्किट ऊपर कैसा था, R1, R2, R3, ये तीनों कैसे सीरीज में लगे। सीरीज का मतलब क्या होता है, आपको देखो, इस बल्ब के बाद ये बल्ब, इस बल्ब के बाद ये बल्ब, और इस बल्ब के बाद ये बल्ब। इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। आपका ये अगर बैटरी होती है ऐसा, क्योंकि नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से कनेक्ट। ये इसका सर्किट होता है। ये आप लोगों को कहाँ मिलता है, याद है ये चीज अपन कहाँ करते हैं, जब दिवाली होती है हम घर पे लाइट लाते हैं, तो जो लाइटिंग होती है उसमें ये वाला लगता है, सीरीज सर्किट लगता है। क्या लगता है इसमें, सीरीज सर्किट लगता है। आपका एक बल्ब दूसरे बल्ब से कंटिन्यूस कनेक्ट होता है। अब इसका आपको और भी खासियत, चलो पैरेलल से पहले इसकी खासियत और पढ़ेंगे, पैरेलल से थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और इसमें आपको अच्छी चीजें बताता हूँ। अभी समझ में आया शुभम तुमको, तो हम यस सर। हम इन तीनों को कंबाइन करके ऐसे RS लिखते हैं। यस सर। ठीक है, अभी देखिए आपको अभी इसके सीरीज सर्किट की खासियत बताता हूँ क्या क्या होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये जो पूरा सर्किट होगा, मान लो ये आपका सर्किट है पूरा, आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट इस पे लगे हैं, इसका मतलब आप सभी को प्लस कर रहे हो, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। आप जब भी प्लस करोगे ना, जैसे 2 + 2 + 2 कितना होगा, 6, मतलब आपका रिजल्टेंट, मतलब ये सब आपके किस वैल्यू, ये 2 का था, ये 2 का था, ये 2 का था, टोटल कितना हो गया, 6 ओम। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट जो नॉर्मल वैल्यू, हर एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी थी, 2, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो गई। इसका मतलब ये हो गया, आपके सर्किट में, जैसे आपका सर्किट है ना, सर्किट, आपके सर्किट में से करंट लो फ्लो करेगा, लेस वैल्यू का करंट फ्लो करेगा। क्यों, V = IR है, देखो, ठीक है। वोल्टेज तो आप चेंज नहीं कर सकते, बैटरी जो लगी है या पीछे जो MACB का जो सप्लाई आता है वो तो फिक्स होता है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपका करंट बहुत कम हो जाएगा। तो जिस भी जगह पे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपको थोड़ा करंट देना हो, 0.001 एम्पियर, 0.002 एम्पियर, जब आपको बहुत कम करंट रखना पड़ता है किसी सिस्टम में, आपको वहां पर ये R की वैल्यू बढ़ानी होती है। तो आपकी वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप कई सारे इंस्ट्रूमेंट लेते हो और उनको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हो। अभी देखो, आपको जो दिवाली पे जो लड़ियां लगती हैं, उन लड़ियों में जो बल्ब होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको बहुत कम करंट चाहिए होता है। अगर आप उसमें से ज्यादा करंट फ्लो कर गया, वो फूट जाती, खराब हो जाती है। आपने देखा होगा बीच की एक है ना, वो खराब हो जाती है। वो क्यों होती है, अगर वहां पर से ज्यादा करंट फ्लो कर, उनको जो बनाया जाता है उनको बहुत लो करंट के लिए बनाया जाता है। अगर उसमें हाइयर करंट फ्लो कर गया तो क्या होगा, फूट जाती है। इसलिए जब हमको करंट कम करना होता है, हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब किसी भी 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, तो क्या होता है, पूरे सिस्टम का करंट कम हो जाता है। अभी देखो, हमको घर में कैसा चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए, हमको कम करंट नहीं चाहिए, हमको घर में अलग अलग करंट चाहिए। इसलिए घर में सीरीज सर्किट कभी भी नहीं होता, हमेशा पैरेलल सर्किट होता है। ये बात क्लियर सबको। तो रेजिस्टेंस, अब इसमें थर्ड पॉइंट, जैसे हमने ऊपर 2 पॉइंट पढ़े थे ना, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, करंट विल रिमेन सेम, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट क्या था, हमारी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है रेशियोज में, जो प्रोपोर्शन रहता है उसमें डिवाइड हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, टोटल
resistance of circuit is very high। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो उसमें रजिस्टर लगे हैं, अगर मैं उससे कंपेयर करूंगा तो RS की वैल्यू उनसे क्या होती है, बड़ी रहेगी। तो जो आपकी RS की वैल्यू, जो आपका RS होता है, रिजल्टेंट जो होता है, वो हमेशा बड़ा रहेगा। किससे? R1 से, R2 से, R3 से। फोर्थ चीज, वेरी लेस वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू सर्किट। ठीक बात है ना, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसकी एक खासियत और होती है। ठीक है, इसकी एक खासियत लास्ट बताता हूँ, फिर आपका सीरीज सर्किट और होता है। पैरेलल हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल में, क्योंकि इसमें भी टाइम जाएगा। ठीक है, इसकी एक खासियत और होती है, किसकी? सीरीज सर्किट की। क्या होती है? देखो, ये ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, सब एक से एक कनेक्टेड है। ये आपकी बैटरी लगी है। अगर मान लो इसमें से ये इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाए, पहला वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, कोई भी एक फ्लो करंट होता है, क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर आपका सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे वालों को कोई भी तो सर्किट ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है। अंडरस्टूड? अगर आपका कोई भी एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर फेल हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको घर में ऐसा चाहिए क्या कि आपने एक स्विच ऑफ किया, भाई घर की सारी लाइट चली गई? कभी देखा आपने ऐसा? देखो, पंखे के लिए अलग स्विच होता है, ट्यूबलाइट के लिए अलग स्विच होता है, टीवी के लिए अलग स्विच होता है। अब सीरीज सर्किट क्या कहता है? भाई मेरा ये ऑफ है, मैंने ऑफ कर दिया तो ये ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर हमारे घरों में सीरीज सर्किट होता तो क्या होता? अगर एक बंद हो जाएगा, अगर आपका एक काम करना बंद कर देता है, तो ये होते तो ठीक है, पर इनकी कंडीशन कैसी होती है? ऑफ। तो हमारे घर में हमको जो हम घर में एमसीबी होता है उससे तो बाहर से बंद करके पूरी घर की लाइट चली जाती है, बात अलग होती है। पर हमारे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड होता है, उसमें एक स्विच बोर्ड से एक ही चीज कनेक्ट होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है, अगर आपने एक को स्विच ऑफ किया, सब बंद हो जाते हैं। एक खराब होता है, बाकी खराब नहीं होते, सिर्फ वर्किंग नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? ये सीरीज सर्किट के बारे में। गुड। अभी आपको कुछ पूछना है? आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें पूछो। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके बाद हम पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। हमारे घरों में ये सर्किट लगता है। फिर मैं आपको हर एक सर्किट पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस निकालना भी सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों सर्किट हेल्पफुल होते हैं। सीरीज सर्किट भी कहा ना, जैसे जो लड़ियां लगाते हैं वहां पर सीरीज सर्किट चाहिए, तो आप पैरेलल सर्किट नहीं लगा सकते। ठीक है ना? तो आप हर एक जो लड़ी होती है, लड़ी लाइटिंग वाली, उसमें आपको समझो आपने स्विच ऑफ किया, उसमें एक बल्ब बंद थोड़ी होता है, आपको तो सारा लड़ी बंद करना होता है। तो इसकी खासियत ये भी होती है, आपने एक स्विच ऑफ किया, आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो शुभम जी। सर लेकिन सर वो लाइट की लाइट होती है सर, उसमें बीच में एक बल्ब खराब होता है सर, तो उसके आगे वाले तो चालू होते हैं। नहीं चालू होते। आप अगर कभी ध्यान दोगे, इसलिए पहले क्या होता था, पहले जो एक लड़ी आती थी उसमें एक सिंगल सर्किट से वो लोग कनेक्ट होते। उसमें अगर 2 वायर वाला सिस्टम होगा ना, कभी ध्यान देना, अगर केवल 2 वायर वाला सिस्टम होता है, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपका बीच का बल्ब खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम काम नहीं करता। आजकल वो लोग 3 वायर वाला लाए हैं। एक वायर होती है ऐसी भी, और एक तीसरी वायर और होती है। अब क्या होता है, इसमें कुछ बल्ब एक सर्किट से कनेक्ट होते हैं और कुछ वायर सेकंड सर्किट से कनेक्ट होते हैं। तो मान लो किसी एक सर्किट वाले बल्ब में, है ना, अगर एक बल्ब खराब होगा तो उस पर्टिकुलर वाला बंद होता है, बाकी वाले चलते रहेंगे। पूरी लड़ी नहीं, उस पोर्शन में, अगर वो जिस उस पार्ट से कनेक्टेड है सर्किट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। 2 वायर वाले सिस्टम में कभी आप ट्राई कर लेना। यस सर। ठीक है? यस, गुड। और किसी को कोई डाउट आज जो हमने पढ़ा? सर यस। सर और वो सीरीज रजिस्टर सर कोई बड़ी मशीन में यूज होता है सर, ऐसे छोटी इसमें? नहीं, आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट जहां पर लाइट यूज होती है वहां पर रजिस्टर यूज होता ही होता है।
जहां पर आपको सर। ज्यादा आपको जहां भी ज्यादा रजिस्टर चाहिए ना, रेजिस्टेंस, वहां पर सीरीज सर्किट यूज होता है। यस सर। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम चावल के दाने जैसे होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। आप कभी अपने लैपटॉप को डेस्कटॉप को खोल के देखना, मदरबोर्ड को, आपको दिखाई देगा बहुत छोटे छोटे चावल के दाने जैसे होते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं। यस, एनी मोर डाउट्स, एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अच्छा लगा टॉपिक आज का? लाइट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है लाइट। चलो गुड, हम कल फिर मिलेंगे। कल हमारा ओम्स लो तक खत्म हो जाएगा पूरा, ये पूरा ओम्स लो के अंडर में आता है। वी, आई, आर, रेजिस्टेंस, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, लाइटिंग कैसे होती है, ये सब हमारा रजिस्टर ओम्स लो के अंडर में आता है। उसका हमारा जो नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे पावर की, रेजिस्टेंस की में जो हमारे सर्किट्स होते हैं कितनी पावर होती है, हम लाइट बिल कैसे निकालते हैं, ये सब आपको धीरे धीरे सीखने का मौका मिलेगा। चलो एक बार सब लोग फटाफट अटेंडेंस दे दो और आज की क्लास हम एंड करें। मेरे को हल्का फीवर लग रहा है, मैं थोड़ा दवाई लेता हूँ, ठीक है?